देखिए जैसे मौसमी आपने कहा, जब बरसात वगैरह आती है तो बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि पानी के ज़रिए हमारे अंदर जाते हैं, फिर पखाने की नाली के अंदर बाहर जाते हैं। तो अगर जैसे सैलाब आता है और हमारी सारी पानी की नालें, पानी की लाइंस और जहाँ से मतलब सैनिटेशन, जहाँ से सीवरेज लाइंस जहाँ से निकलती हैं वो आपस में एक साथ चलती हैं, तो वहाँ पे जब क्रॉसओवर होता है तो उसके अंदर जो पानी है वो भी ख़राब हो जाता है और असरअंदाज हो जाता है। तो जब आप ये पानी इस्तेमाल करते हैं या आप अगर बाथरूम जाते हैं और अपने हाथ ठीक तरीके से साफ़ नहीं करते, तो इन दो वजूहात की वजह से जरासीम आपके मैदे के अंदर जाते हैं और ये नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियाँ फैलाते हैं। ठीक है, और हेपेटाइटिस की अगर स्पेसिफिक बात की जाए रूह साहब, तो 3 तरह के इसमें कौन कौन से इकसाम पाई जाती हैं, उनकी अलामात क्या हैं, उनकी वजूहात, जिस तरह से शाल भी जानना चाह रही थी कि क्या सिर्फ गंदा पानी वजह है या और भी रीजंस हैं ताकि हम उससे खुद को बचा सकें, आने वाली जनरेशन को बचाया जा सके। सो हेपेटाइटिस का अगर आप वर्ड देखना तो ये 2 वर्ड से मिला हुआ है। हेप का मतलब जिगर और आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। सो हेपेटाइटिस का जो मतलब होता है वो है कि जिगर में सोजिश हो। अब जिगर में सोजिश बहुत सारी वजूहात की वजह से होती है, जिसमें सबसे कॉमन वजह वायरसेस की है, लेकिन कुछ अद्वियात भी जिगर को सोजिश पहुंचाती हैं। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा शराब का इस्तेमाल करे, जिगर के अंदर चर्बी और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि जिगर के अंदर सोजिश करते हैं। तो जो हेपेटाइटिस है आपको बहुत सारी वजूहात से हो सकता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की आपने बात की है, 27 जुलाई को मनाया जाता है और इसमें हम वायरल हेपेटाइटिस का लोगों को ज़्यादा बताते हैं क्योंकि उसकी आगाही के लिए दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम हेपेटाइटिस की थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ तो हेपेटाइटिस बहुत सी इकसाम के हैं। तो 5 डिफरेंट वायरसेस होते हैं, A, B, C, D और E। और A और E ऐसे वायरसेस हैं जो कि गंदे पानी से, या अगर आप अपने हाथ साफ़ ना करें या कोई ऐसी चीज़ खाएं जो कि गंदी हो तो उसकी वजह से फैल जाते हैं। तो जब ये सैलाब वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हम हेपेटाइटिस A और E का फैलाव बहुत ज़्यादा देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल डिजीज़ जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग भी शामिल हैं। तो जो आपने 2-3 एग्जाम उसकी दीगर बताई हैं, A, B और C, वो कब फैलती हैं? सो A और E जो है वो वाटर बॉर्न या फीकल ओरल रूट जिस तरह हम कहते हैं कि खाने की नाली से जब वो पखाने की नाली में जरासीम जाता है और अगर आप वही गंदा पानी इस्तेमाल करें या अपने हाथ साफ़ ना करें तो मुंह के ज़रिए आपको ये जरासीम जाता है। जो हेपेटाइटिस B, C और D है ये गंदे खून की बीमारियां हैं, ये गंदे खून से फैलती हैं और हेपेटाइटिस B खास करके माँ से बच्चे को या हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर भी होता है तो इसकी वजह से भी फैल सकता है। ये सारी क्यूरेबल हैं, काबिल इलाज हैं, क्योंकि हम तो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन भी करवाते हैं, उसके अंदर भी हेपेटाइटिस से बचाव की वैक्सीन शामिल होती है। उस वैक्सीन के बावजूद वबाई अमराज हमलावर हो सकती हैं और आप उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बिल्कुल। सो देखिए हेपेटाइटिस A और E जो है वो लिमिटेड डिजीज़ हैं कि आपको होंगी, आपको अलामात होंगी और फिर खुद आपके या तो जिस्म से ये जरासीम ख़त्म हो जाएंगे और आप क्योर हो जाएंगे, या बहुत कम 1% से कम लोगों में एक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है और उनकी वफ़ात इस बीमारी की वजह से हो जाती है। हेपेटाइटिस E की बदकिस्मती से पाकिस्तान में वैक्सीन आई थी, पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है, सिर्फ चाइना में होती है, पाकिस्तान में आई थी, इस्तेमाल कम हुई, अब आना बंद हो गई है। और हेपेटाइटिस A की अलबत्ता वैक्सीन है जो कि कहा जाता है कि बचपन में लगानी चाहिए, लेकिन हमारे 90% जो बच्चे हैं उनको हेपेटाइटिस A जो है वो 5 साल से कम उम्र में लग चुका होता है। तो उसमें हेपेटाइटिस A की वैक्सीन की अफादियत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर बच्चे को कोई जिगर के अमराज हैं, हाई रिस्क है कि जिगर में कोई मसला होगा तो हेपेटाइटिस A के टेस्टिंग होनी चाहिए और वैक्सीन भी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, हमारा जिस तरह से आपने कहा कि ये बच्चे को माँ से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर जब वो मदर फीड पे होगा तब ट्रांसफ़र हो सकता है? और दूसरा ये भी बताइएगा, बच्चों के बैली में वर्म्स हो जाते हैं, वो भी गंदे पानी की वजह से हो सकते हैं, गंदे हाथों से उनका खा लेना कुछ भी उसकी वजह से हो सकते हैं, और फिर क्या ये बाद में जाके कहीं पर ये हेपेटाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ये वर्म्स का बार बार हो जाना या मुस्तकिल बुनियादों पर बैली के अंदर रहना? सो जो हेपेटाइटिस B और C है वो माँ से बच्चे को लग सकता है। इसमें हेपेटाइटिस B बहुत कॉमनली माँ से बच्चे को लगता है, बाकी सारे वायरसेस नहीं लगते और ये ड्यूरिंग बर्थ ही लगता है। मतलब अगर बच्चा पेट में हो तो उस वक्त नहीं लगता, लेकिन पैदाइश के वक्त डिलीवरी थ्रू द वैजिनल कनाल में कहा जाता है कि उस वक्त जो ट्रॉमा होता है उस वक्त माँ से बच्चे को लगता है। हेपेटाइटिस C बहुत रेयरली, लेकिन कहा जाता है कि हेपेटाइटिस C भी लग सकता है, लेकिन B पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जो अच्छी बात है वो ये कि हेपेटाइटिस B की वैक्सीन और अद्वियात मौसर हैं, तो अगर माँ को पता है कि उसको हेपेटाइटिस B है, वो अपने टेस्ट कराए। अगर उसका जरासीम एक हद से ज़्यादा है तो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस B की दवाई खानी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि पैदाइश के 12 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लग जाए। अगर बच्चे को हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लग जाती है तो माँ से बच्चे को 10% से भी कम चांस है कि हेपेटाइटिस B का वायरस ट्रांसमिट होगा। वरना अगर वैक्सीन ना लगे और माँ दवाई ना खाए तो 90% से ज़्यादा चांस होता है कि आपको
माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस लगेगा। अच्छा, वर्म्स के एक इसमें, हाँ, एक हेपेटाइटिस बी की मैं एक और बात सिर्फ कहती चलूँ कि ना सिर्फ वो माँ जिसको हेपेटाइटिस बी है, बट हेपेटाइटिस बी की अब बर्थ डोज की वैक्सीन की बात आती है और कहते हैं कि हर बच्चे को घर ले जाने से पहले हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज वैक्सीन लगनी चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि हेपेटाइटिस बी अगर आपको बचपन में लग गया ना तो आपको सारी ज़िंदगी हेपेटाइटिस बी रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी की क्योर की कोई दवाई नहीं है, कंट्रोल की दवाई है लेकिन हेपेटाइटिस बी की क्योर की दवाई नहीं है। ठीक है। आपने जो वर्म इन्फेस्टेशंस कहीं, अगेन सेम थिंग, सो गंदे पानी से लगता है। कुछ वर्म्स होते हैं कि अगर आप देहातों में काम कर रहे हो तो आपके पैर के अंदर चले जाते हैं, फिर आपके फेफड़ों में जाते हैं और उससे फिर आप उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो वर्म्स की एक बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं और हर डिफरेंट तरीके से फैलता है। लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे साफ़ पानी अगर उबाल के पी सकते हैं तो उबाल के पिए। क्लोरिनेटेड पानी कुछ जगहों पे कुछ चीज़ों को ख़त्म करता है, कुछ जरासीम को ख़त्म करता है। और हमेशा जो बंदा खाना बना रहा है या जो बंदा खाना खा रहा है अपने हाथ अगर अच्छी तरह साफ़ करे और जो आप चीज़ें इस्तेमाल करें जैसे फल वगैरह अच्छी तरह धुले में हो तो आई थिंक आप अपने आप को मेजर डिजीज़ से बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पेसिफिकली अगर अब गैस्ट्रो की हम बात करें, गैस्ट्रो सैलाब से पहले की जो मानसून का सीज़न है उसमें भी उसके असरात हो सकते हैं, उसके बाद भी हो सकते हैं। अलामात क्या क्या हैं, किस तरह पता चलेगा कि हमें गैस्ट्रो हो चुका है, हम गैस्ट्रो का शिकार हो चुके हैं, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें फिर घर पे कोई टोटके हैं जो आजमाए जा सकते हैं या फिर फौरी तौर पे हमें डॉक्टर से रुजू करना होगा? अच्छा, मैं एक बात बता चलें, गैस्ट्रो ऐसा कोई बीमारी नहीं होती, ठीक है ना। जो वर्ड है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब होता है कि आपको डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग या कोई भी चीज़ है जिसने आपके आंत और मैदे को अपसेट किया है। तो उसमें जो अलामात होती हैं यही है कि लोगों को नोजिया, वॉमिटिंग हो जाता है। अच्छा, ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस खाने से भी हो सकता है। आपने कोई बहुत पुराना खाना खा लिया और ठीक खाना है तो फूड पॉइजनिंग जिसको हम कहते हैं उससे भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है। वायरसेस की वजह से भी, जैसे कोविड वगैरह आता था उसमें भी लोगों के मैदे और आंतड़ियों में सोजिस होती थी और नोजिया और वॉमिटिंग होता था। और इस तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपको तंग कर सकती हैं। तो अलामात नोजिया, वॉमिटिंग, कुछ लोगों को बुखार चढ़ता है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ आप ये कर सकते हैं अपने लिए कि अपने आप को डिहाइड्रेटेड ना रखें, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जब अस्पताल जाते हैं तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से जाते हैं। घर में ORS रखा करें। अगर आपको नोजिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आधा ग्लास पानी हर दफ़ा बाथरूम जाने के बाद ORS का पिएँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, हमारा ये भी बताइएगा कि अब कैसे समझा जाए कि हमें हेपेटाइटिस हो गया है, उसकी अलामात क्या होंगी? क्या मुसलसल पेट में दर्द रहना, मतली होना, ये उसकी वजूहात हैं, या फिर कुछ और भी जिगर की जो अमराज इसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो हेपेटाइटिस A है, B है, C है, D है, वॉटेवर, लेकिन उसकी अलामात भी तो होती होंगी जिससे आपको पता चल जाए सिम्टम्स आ रहे हैं तो अब आपको टेस्ट करवाना है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करवानी है। अच्छा देखिए, हेपेटाइटिस A और E एक्यूट हेपेटाइटिस करती हैं तो उसमें आपको अलामात मिलेंगी। आपको नोजिया होगा, थोड़ा सा डायरिया होगा, पेट में थोड़ी सी दर्द होगी, आंखें आपकी पीली हो सकती हैं। हेपेटाइटिस B, C और D अनफॉर्चुनेटली साइलेंट बीमारियां, उनमें आपको कोई अलामात नहीं होते तो जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे। और मैं हेपेटाइटिस C पे थोड़ी सी बात इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस C के पेशेंट्स पाकिस्तान के अंदर हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का जो भी हेपेटाइटिस C का बर्डन है तकरीबन 17% मरीज़ उसके पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हेपेटाइटिस C खून की बीमारी है, गंदे खून से फैलती है, अलामात इसकी नहीं होती हैं। बाय द टाइम आपको अलामात होती हैं, आप अपना टेस्ट कराते हैं तो आपका जिगर फेल हो चुका होता है या जिगर के अंदर कैंसर बन चुका होता है। अच्छा, गंदे खून से आप बात पर कह रहे हैं, क्या इंजेक्शन जो यूज टू इंजेक्शन होते हैं वो, या फिर आपके ब्लड के अंदर कुछ ऐसे बननी चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो उसको गंदा कर देती हैं? हाँ, तो देखिए खून आपको अगर कहीं से लगे बाहर से, आपके अपने खून से नहीं बनती है बीमारियाँ, जिगर के अंदर से नहीं आती हैं। तो गंदा खून बाहर से कैसे लगेगा? कुछ हेल्थ केयर एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ कम्युनिटी रिस्क फैक्टर्स हैं। हेल्थ केयर में हो गया, आपने जी कहीं से जाके इंजेक्शन लगा लिया, और ये अनफॉर्चुनेटली बहुत हमारे कॉमन है कि जी बुखार था, दर्द थी तो टीका लगा लिया। WHO कहती है पाकिस्तान में 90% जो टीके लगते हैं वो गैर ज़रूरी हैं, उनकी अद्वियात मिल सकती हैं लोगों को। और स्पेशली पेरिफेरीज में होता है कि एक इंजेक्शन लगा, दूसरा पेशेंट आया, वही इंजेक्शन दूसरे पेशेंट पे लगा दिया। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी रिसेंटली HIV के बहुत सारे केसेस आए, कराची में तो बहुत एग्जैक्टली, एंड इट इज़ द सेम रीज़न। तो हेपेटाइटिस C सालों से इसी वजह से फैला जा रहा है, और अब HIV भी फैल रहा है, और इसी तरह हेपेटाइटिस B भी फैलता है। तो गैर ज़रूरी टीके मत लगवाइए, अद्वियात का इस्तेमाल कीजिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एक और है, गैर ज़रूरी ब्लड लगाना या वो ब्लड ठीक तरीके से स्क्रीन ना होना, दांतों का गैर मयारी इलाज, और जो मर्द हज़रात बाहर जाके शेव करवाते हैं, अगर वो ब्लेड बार बार इस्तेमाल हो या वो ब्रश और वो पानी अगर इन्फेक्ट एक दफ़ा हो जाए हेपेटाइटिस B, C से, तो उससे भी
फैल सकता है। सो ये सारे कम्युनिटी और हेल्थ केयर रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे हम बच सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों सूरतों में हेपेटाइटिस हो या जिस बीमारी को गैस्ट्रो आम, क्योंकि आम शॉर्ट उसका हम यही इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, दोनों सूरतों में वो क्या कंडीशंस हैं, वो क्या सिम्टम्स हैं जिसमें आपको फौरी तौर पे घर पे ट्रीटमेंट छोड़ के डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? देखिए, हेपेटाइटिस बी सी का तो जैसे मैंने कहा कि कोई सिम्टम्स नहीं है, आपने अपने आप को टेस्ट कराना है। प्लीज़ गेट योर सेल्फ टेस्टेड। हर पाकिस्तानी जो कि 12 साल से ऊपर है और वो काबिल इलाज है, उसकी ट्रीटमेंट है, उसकी ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस सी तो बिल्कुल क्योरेबल है। अद्वियात आप 12 हफ्ते तक इस्तेमाल करें, 99% लोगों का हम इलाज क्योर कर सकते हैं उसको। तो हेपेटाइटिस बी सी के लिए टेस्ट करें, उसके अलामात का इंतज़ार ना करें। लेकिन अगर आपको कोई खून की उल्टी, काले पखाने, पेट में पानी, आंखों में पिलाहट होती है तो फौरी अपने डॉक्टर से रुजू करें। ठीक है। और जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपको गैस्ट्रो हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टी मतली आ रही है, आपसे कुछ खा जा रहा है, पानी भी पीते हैं और वो भी उल्टी हो जाती है, तो फिर आई थिंक आपको करीबी डॉक्टर के पास जाना चाहिए दवाइयों के। अच्छा डॉक्टर, हमारा अगर हमारे जिगर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा किसी भी वजह से, और जैसा आपने भी कहा कि वो सडन पता चलता है कि आपका या तो फेल हो गया या फिर वो अब इस कंडीशन में नहीं है कि उसकी ट्रीटमेंट भी हो सके, तो उस वक्त तो फिर पेशेंट इस हालत में आ जाता है कि अब वो दिन गिनना शुरू हो जाती है, फैमिली भी और वो भी, कि अब बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ट्रांसप्लांट हो सकता है? और ट्रांसप्लांट के अलावा डायलिसिस भी होता है, तो क्या डायलिसिस हो सकता है? कौन सा तरीका इलाज ज़्यादा मौसर है पाकिस्तान के अंदर, कौन सा तरीका इलाज इस्तेमाल किया जाता है? सो डायलिसिस किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली लिवर फेलियर के पेशेंट्स को हम इस तरह किसी मशीन के साथ सपोर्ट नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा अगर आपका लिवर फेलियर की तरफ चला गया, आपको लिवर फेलियर की अलामात आ गई, तो इसमें लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही एक हल बचता है। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी पॉसिबल है, बोथ पब्लिक सेक्टर के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। PKLI के अंदर हमने 1200 से ज़ायद लिवर ट्रांसप्लांट्स कर लिए हैं लिवर फेलियर और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। सो आई थिंक अगर आपका जिगर फेल हो रहा है तो अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे अलामात के बारे में डिस्कस करें और पूछें कि क्या आप लिवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं कि नहीं, और अगर है तो PKLI ये आपकी फैमिली में से ही कोई दे सकता है या बाहर से कोई डोनर भी आपको मिल सकता है? बिल्कुल। तो देखिए, बाहर के मुल्कों में तो डिसीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन होती है कि एक बंदा जब वफात पा जाता है तो उसके अज्जा निकाल के हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डिसीज डोनर प्रोग्राम अभी तक उस हद तक नहीं पहुंचा है। कुछ केसेस हुए हैं लेकिन एक लार्ज स्केल प्रोग्राम नहीं। इसमें छोटा सा टुकड़ा भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, एक छोटा हिस्सा भी ट्रांसप्लांट? जब डिसीज डोनर मरे हुए बंदे का अगर हम लेते हैं तो हम उनका पूरा जिगर ले लेते हैं, लेकिन लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन में हम यही करते हैं कि हम आधा 70% के करीब जिगर लेके एक बीमार बंदे में लगाते हैं। और वो कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है? तो हमारे 70% मरीज जो हैं वो 5 साल और 10 साल तक जिंदा रहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट के बाद। सो इट्स डोनर होता है वो अच्छा डोनर रहता है, हाँ, मतलब उसको डोनर की एक बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो हमारा पंजाब का होता है और फेडरल होता है उसके मुताबिक एक खूनी रिश्तेदार ही आपको अपना जिगर दे सकता है। तो अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाना है तो इट हैज़ टू बी अ लिविंग आपका रिश्तेदार जो कि आपका देगा। 70% हम उसका लिवर लेते हैं और 200 में से एक बंदे को रिस्क बताया जाता है कि वफात का रिस्क है डोनर ट्रांसप्लांटेशन में। लेकिन अगर ये एक अच्छी जगह पे किया जाए, सेफ एनवायरनमेंट में किया जाए तो रिस्क मिनिमम होता है। और ये जो 1200 केसेस आप बता रही हैं ये सारे सक्सेसफुल थे? सक्सेसफुल लिविंग सक्सेस इन द सेंस कि हमारे जो रिसिपिएंट हैं उनका सक्सेस रेट 90% है कि एक साल के बाद 90% हमारे जो रिसिपिएंट्स थे वो सलामत हैं। और डोनर्स की हमारा 100% सक्सेस रेट है। फिलहाल हमारी किसी डोनर की डेथ नहीं हुई है।